Now, with more questions and answers coming in, the state government is saying that one must wait for the probe report to be submitted and they will be willing to learn and improve upon it. But with a lapse that has cost several lives already, is it not too little and too late? विभाग पे एक स्टिंग हुआ है जिसमें कहा गया है कि लोकल प्रशासनिक गलती थी। वहां पे खबरें आपने देखी होंगी कि रिपोर्ट्स आई थी कि अस्पतालों में बिजली नहीं थी, उसकी भी जांच हुई है। उससे पता चला कि जो रोस्टर था उसमें बिजली कटौती की बात कही गई थी। अस्पताल में जनरेटर थे, इन्वर्टर थे, लेकिन अस्पताल की तरफ से ये कहा गया कि जो बिजली विभाग है उनका कहना है कि 4:03 पर उनको इन्फॉर्मेशन दी कि बिजली नहीं है। तो आपको लगता है कि बहुत देर तक बिजली अस्पतालों में नहीं रही और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, SIT इस पर जांच कर रही है और जैसा आप सब लोग भी कह रहे हैं कि कुछ जांच रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है मुख्यमंत्री के पास। अभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है और मैंने भी देखी नहीं है। जांच रिपोर्ट आ जा रही है, इसमें जुडिशियल भी जांच चल रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। जुडिशियल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच आ जान दीजिए, उसके बाद फिर जिसकी भी कमी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी है वो कोई भी हो, वो आयोजक हो, वो प्रशासन के लोग हों या जहां पे डॉक्टर्स की लापरवाही है वो लोग हों, जिनकी भी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर को पेश करना चाहिए। लेकिन इतने घंटों के बाद भी, इतने दिन के बाद भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं सरकार इस पूरे मामले पे लीपापोती कर रही है और जिस तरीके से टाइम्स नाउ ने स्टिंग ऑपरेशन किया है वो इस बात को और पुख्ता करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे मामले को लीपापोती करना चाह रही है। हाथरस में जब हादसा हुआ उस समय हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी। बिजली विभाग के जो SDO हैं उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी है कि डेली कटौती होती थी। जब पेशेंट्स वहां पे पहुंचे हैं उस टाइम पे लाइट नहीं थी। हॉस्पिटल ने जब 2 घंटे बाद उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, उसके बाद वहां पे लाइट सौंपी गई है। बिजली कटौती उत्तर प्रदेश की आम बात है। जहां तक सवाल है हाथरस का, हाथरस भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ये देवरिया से लेकर गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बिजली की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार नहीं हो रही। जहां तक सवाल है हाथरस का, वहां सैकड़ों मरीज गए। जैसा आप बता रहे हैं कि SDO ने ऐसा कहा है, तो निश्चित रूप से बिजली रही होती तो बेहतर रखरखाव होता, बेहतर देखरेख होती, लोगों की जान बचाई सकती। तो इसमें पूरी तरीके से फेल्योर है। Well, let me go across to Abhishek Raj, who's joining us from Hathras. It's terrifying, the thought of how many lives could have been lost because of this apathy. But Abhishek, ab ground pe hai. We have already seen that now the government is saying that action is going to be taken. But on the ground, do you see any change happening? What is the mood like of those people who have lost their loved ones? Today it appears कि शायद उनकी जानें बच सकती थी। देखिए, बिल्कुल जान बच सकती थी। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। टाइम्स नेटवर्क ने जब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया था उस वक्त हमारा मेन जो मुद्दा था इन्वेस्टिगेशन का वो ये था, ये जानना था कि किस तरीके से क्या कोई दूसरा ऑप्शन था प्रशासन के पास जिससे जो इतनी जानें गई हैं उनको रोका जा सकता था। आप अंदाजा लगाइए कि 2:30 पे डेड बॉडीज का आना अस्पताल के अंदर शुरू हो गया था और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2:45 पे बिजली कटी थी। यानी कि जब पेशेंट पहुंचे थे, डेड बॉडी पहुंची थी तो बिजली थी और उसके बाद बिजली काट दी गई थी। और बिजली कब आती है? 4:03 पे, यानी कि लगभग 1.5 घंटे बाद। ये 1.5 घंटे कौतूहल का विषय था। इस 1.5 घंटे में 2 जनरेटर का इस्तेमाल किया गया था। आप अंदाजा लगाइए उस वक्त का कि अगर ये जनरेटर बंद हो जाते, अगर इन्वर्टर सिस्टम नहीं होते और जब हम ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अस्पताल पहुंचे थे उस वक्त भी बिजली नहीं थी, उस वक्त भी पूरा कुपाकुप अंधेरा था अस्पताल के अंदर। तो आप समझिए कि इस आलम में कितने पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली होगी। आप समझिए कि कितने पेशेंट होंगे जिनका ECG नहीं हुआ होगा, जिनका एक्सरे नहीं हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डाउन होने के कारण। अगर एक फोन कॉल कर दिया जाता प्रशासन की तरफ से या कोई भी ऐसी अथॉरिटी के लोग अगर जो अस्पताल में वहां मौजूद थे अगर एक फोन कॉल कर देते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को तो शायद जो नौबत ये आई है इतनी ज्यादा खराब ना होती, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर मिल जाती। क्योंकि जो हमने पूरा ऑपरेशन किया उसके अंदर इस बात की भी हमने सवाल किए थे कि क्या ये
संभव है कि आपकी परमिशन से, आपके पास ये पावर है कि अगर कोई आपको इमरजेंसी में फोन करे तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। उसने साफ तौर पे कहा कि बिल्कुल हमारे पास ये राइट है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हमें फोन करता है या बताता है कि आप लाइट दीजिए, इमरजेंसी है, तो लाइट आ सकती है। ऐसे में बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को भी देना है और जांच में क्या कुछ निकलता है देखना होगा। जी, It's very important what the probe report really throws up, because this magnitude of tragedy cannot be compounded by human apathy. Abhishek, आप बने रहिए हमारे साथ. I'll just come back to you. In fact, we've been getting you the details from the ground, the 4 days of this horrific incident which has happened. The self-styled godman, Surajpal Singh, or as he calls himself, Bhole Baba, he's broken his silence finally on the Hathras stampede in which 121 people, mostly women and children, have lost their lives. In fact, in the video statement that Surajpal has put out, he's expressed grief and he has condoled the deaths in the stampede. In his satsang, he urged people to have faith in the government and administration and ensure that everyone involved in the incident would not be spared. Listen in. हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। Meanwhile, Times Network has also accessed another CCTV footage of godman Surajpal Singh. Now, this 22nd of July video shows Surajpal's entire convoy en route Mainpuri after the incident took place. After that stampede, and horrific stampede where 121 people lost their lives, you can see his convoy leaving. This CCTV footage exposes the true face of Surajpal, who left hundreds of his bucks to die and fled the spot. The chief Sevedar, Madhukar, he of course has been arrested. He was arrested late night by the police as well as the SIT. As per the police, raids were being conducted at several locations to nab him. Finally, he has been caught. In fact, sources revealed that he was nabbed with the help of the technical team who managed to trace his exact location. It is being suspected that he was trying to escape from Delhi, but he was arrested by the police before he left. With that, there is some big breaking news which is coming in regarding this. In fact, the 3-member Judicial Inquiry Commission has been formed by the Uttar Pradesh government. It has now reached Hathras police lines, and this 3-member judicial panel is going to be probing what really went wrong, what happens after this. Let me go across to Abhishek, who's joining us, getting us minute by minute updates. जो 3-member panel है, जो सरकार ने बताई है, it's a magisterial panel. वो ऑलरेडी हाथरस पहुंच चुकी है। वो क्या क्या एंगल्स प्रोब करेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजर्स, यहां पर प्रशासन की भी गलती थी। देखिए, बिल्कुल जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, इसमें कई सारे जो लैप्सेस हैं वो प्रशासन की तरफ से हुए थे। अगर आप शुरुआत से ही देखें तो एलआईयू ने, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट दी थी कि भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे में जो आप इंतजाम 80,000 के लिए कर रहे हैं, ये 80,000 के लिए मत कीजिए, ज्यादा के लिए कीजिए। तो आखिर प्रशासन सजग क्यों नहीं हुआ? आखिर फोर्सेस की जो संख्या है उसको बढ़ाई क्यों नहीं गई? पहला सवाल ये। दूसरा, जिस तरीके से टाइम्स नेटवर्क ने इस सवाल को उठाया था कि इलेक्ट्रिसिटी 1.5 घंटे तक बाधित हुई थी, अस्पताल में क्या प्रॉपर इंतजाम किए गए थे? क्या जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक था? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट साथ में मिलकर क्या कोलैब कर रहे थे, या उनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था? ये भी जांच का विषय है। ऐसे में जब सीएम योगी यहां घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसकी बात कही थी, और उसके बाद से ही जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो इसमें जो है प्रोब होनी शुरू हो गई थी। 3 मेंबर की कमेटी जो बनाई गई थी, अब वो हाथरस पहुंच गई है। यहां पर सबसे पहले जो इलाके के जो एसपी हैं, डीएम हैं, जो एडीएम हैं, जो एसडीएम हैं, जो वहां मौजूद थे, इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, घटना का विवरण लिया जा रहा है। इसके बाद जो अगला स्टेप है 3 मेंबर कमेटी की, वो ये आगे जाएंगे हाथरस के उसी स्पॉट पे सिकंदराव में जहां पर ये पूरी घटना हुई है, वहां जाकर ये वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, और शाम में फिर अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग का भी प्लान है।